Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform in this country. एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर आपका स्वागत है। अनअकैडमी के ऊपर हम लोग पिछले क्लास के अंदर चर्चा कर रहे थे द बैटल्स दैट चेंज्ड इंडिया। मैं आपको भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से बता रहा था कि राजकीय रूप से बनी हुई बहुत सारी घटनाएं जिसने भारतीय इतिहास की दिशा पूर्ण रूप से बदल दी है, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि भारत में प्राचीन काल से ही, जब से हम लोग इतिहास को क्रोनोलॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब से लेके हमको ये नॉलेज मिल रहा है कि कोई नहीं कोई प्रकार की लड़ाई और संघर्ष होते रहे हैं। ये लड़ाई और संघर्ष के रूप में हमने पिछले सेशन के अंदर बताया था कि सोसाइटी के अंदर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेगी सर, है ना। तो स्टोन एज के समय पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको सनौली के बारे में पिछले क्लास के अंदर बताया था कि सनौली करके एक जगह है, वहाँ पे हमको एक डिस्कवरी हुई है। ये डिस्कवरी के अंदर भी मैं आपको बता रहा था कि कैसे सनौली डिस्कवरी के द्वारा वी कम टू नो अबाउट द चेंज दैट वर टेकिंग प्लेस, ठीक है। ये स्टोन एज के बाद हमने इवेंचुअली देखा था कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान भी हमको कोई ना कोई पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो अर्बनाइजेशन हुआ था सर इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, ये शहरीकरण अल्टीमेटली एक बैटल्स के रूप में ही हम लोग इसको हिस्टोरिकल सेंस में देखते हैं सर, ठीक है। क्योंकि लड़ाई होगी, एक सिटी ने दूसरे सिटी के ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया होगा, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि राज्य व्यवस्था का निर्माण हुआ था सर, ठीक है। खैर लड़ाई के सीधे सीधे एविडेंसेस बहुत लिमिटेड मिलते हैं, बट वी डू नो हिस्टोरिकली कि देयर वर सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैड टेकन प्लेस। कुछ विशेष प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स उस पीरियड के समय पे भी हुए होंगे सर। बात आगे चलती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कम टू नो दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आप नेक्स्ट पीरियड देखने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा दी वैदिक पीरियड सर, ठीक है। और हमने पिछले क्लास के अंदर वैदिक पीरियड के अंदर डिस्कस किया था कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं लड़ाई थी, वो थी 10 राजन्य की लड़ाई। 10 राजन्य की लड़ाई अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करोगे द बैटल ऑफ 10 किंग्स के रूप में बोली गई है। ये ऋग्वेद के अंदर से हमको नॉलेज मिलता है एंड वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन कि ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर इन द 7th मंडला of the Rigved, we come to know about the 10 kings fighting and eventually the establishment of the Bharata kingdom will take place, okay। तो मैंने आपको भारत वंश के बारे में कल के क्लास के अंदर बताया था कि एक ऐसी बैटल जिसने भारत को नाम दिया है। आज हम लोग जिसे इंडिया नाम के रूप में पहचानते हैं, ये इंडिया नाम कैसे मिला हमको सर, ठीक है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द भारत ओनली सर, है ना। तो हम इस बेसिस के रूप में इतिहास को याद रखेंगे। वी विल ट्राई टू रिमेंबर एंड रिकॉल द हिस्टोरिकल पार्ट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द भारता कि कैसे भारत किंगडम की शुरुआत होती है। ये मूलतः से छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जिसे हमने आपको बताया था कि पॉलिटी के दृष्टिकोण से उसको जन कहा गया है सर, ठीक है। और ये जो जन की कहानी थी हमने पिछले क्लास के अंदर देखी थी कि ये जो छोटे छोटे जन थे उसको चलाने के लिए राजन जो उनके मुख्य शासक हुआ करते थे, उनकी अथॉरिटी, उनकी जो पोस्ट थी वो क्रिएट होती है। तो वी हैड डिस्कस्ड अप टिल दिस पार्ट एज फार एज आई रिमेंबर, हमने इतने पार्ट के अंदर डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे जनपदों का निर्माण हो रहा है भारतीय इतिहास के तहत। इनफैक्ट ये जो जनपदों का निर्माण हो रहा था, ये जनपद के निर्माण के समकालीन समय पे भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे हैं सर। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द जनपद्स वर क्रिएटेड। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि द 16 स्टेट्स और द महाजनपदास वर बी क्रिएटिंग, ओके। तो इसी पीरियड के अंदर हमको ये भी नॉलेज मिल रहा है कि महाजनपदों का भी निर्माण होगा। जनपद और महाजनपद का जो निर्माण अल्टीमेटली हमको ये जानकारी देता है कि भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण होंगे। ये विदेशी आक्रमणों के द्वारा भारतीय इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है और इसके कारण बहुत बड़े बदलाव होंगे। आज के सेशन के अंदर हम लोग ये जनपद, महाजनपद और विदेशी आक्रमणों के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और खास करके देखेंगे कि कैसे पर्शियन इन्वेजन ने भारत को पूरी तरह से बदला है सर, ठीक है। पर्शियन इन्वेजन्स का मतलब यह है कि ईरान से आए हुए जो विदेशी शासक थे वो भारत की तरफ आते हैं, आज के इंडस के रीजन में सेटल होंगे, मतलब आज के सिंध वाले रीजन में, सिंध से लेके बलूचिस्तान तक, और इनफैक्ट ऊपर की तरफ भी आप देखोगे तो पंजाब तक उनका प्रभाव था, तक्षशिला तक। खैर पूर्ण रूप से आज के भारत में वो नहीं आ पाते हैं, पर इनका इन्वेजन बहुत बड़ा था, आक्रमणकारी था। इनफैक्ट पर्शियंस के साथ साथ आपको ग्रीक इन्वेजन भी देखने को मिलेगा। तो हम इन दोनों की चर्चा करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो अनअकैडमी की प्लस के एप्लीकेशन के ऊपर, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं प्रतीक नायक एक नया कोर्स लेके आ रहा हूँ फ्रॉम 14th of October। दिस कोर्स विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। पूरा का पूरा एंशिएंट और मिडिवल इंडिया दोनों को दोनों हम लोग यहाँ पे कवर करवाएंगे।
and we'll be covering both these topics in a very comprehensive way. So if you are thinking to join the UPSC Civil Services preparation, so you are most welcome for this course. You can use this code PNLive while taking any kind of subscription. In fact, subscription के अंदर आपको अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है. We have got some fantastic offers running, that is 20% off offer. Okay, so you can use this code PNLive while taking subscription. Description box में हमारा नंबर भी अवेलेबल है. You can call our team. They will help you in taking the subscription. You can take the Iconic or the Plus subscription, whatever you feel comfortable for that. Okay, बाकी आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में आ सकते हो. कोई भी वाइडेस्ट आपको रेंज मिल जाएगी एजुकेटर्स की. बहुत सारे एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं. मैं भी I also teach history, art and culture in a comprehensive way, including the history optional. We have got some fantastic batches being launched from 29th of September. अगर आप देख रहे हो यहाँ पे अनअकैडमी के 5 अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने वाले एक ही बैच के अंदर है. मैं हूँ, आई टीच हिस्ट्री, मृणाल सर इकोनॉमी पढ़ाते, सिद्धार्थ सर अगर आपको पता होगा तो पॉलिटी पढ़ाते हैं, सुदर्शन सर टीचेस ज्योग्राफी, and Pavnit sir teaches IR as well. Okay, so you will find and current affairs simultaneously. So you will see that one stop solution for all your coverage. Okay, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे एक ही जगह के ऊपर पूरा कवरेज हो जाएगा. तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एज वेल. आप ये कोर्स के अंदर भी आ सकते हो, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ लोन इंक्वायरीज एज वेल. हमारे यहाँ 0% EMI से भी आप लोन ले सकते हैं. बाकी हमारी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है. इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 320 प्लस, यू कैन जॉइन द ऑप्शनल टेस्ट सीरीज. इट इज एज ऑफ नाउ फॉर 4 सब्जेक्ट्स, माइट बी एक्सटेंडेड फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. इनफैक्ट आप GS की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो एंड ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो. कोई भी प्रकार की आपको यहाँ से मिलेगी. बाकी आप डाउट दरबार को अटेंड करिए. एवरी 27, 28 और 29 3 दिन है, 5 बजे होगा सर. ठीक है, तो आप इसको अटेंड कर सकते हो. ऑलरेडी हो चुका है, ये फ्री क्लासेस है. इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PNLive के ऊपर क्लिक करना है और एप्लीकेशन के ऊपर ज्वाइन कर देना है क्लास को सर. खैर, तो बात आगे चलती है. हमने पिछले क्लास के अंदर अभी डिस्कस किया कि भारत में ये जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है ये 10 राजन्य के द्वारा बन के आया सर. ठीक है, ये 10 राजन्यों की लड़ाई हमारे इतिहास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम सवाल आपको पूछे जाएंगे सर. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कहाँ से हुआ, किस तरह से 10 राजन्य की लड़ाई होती है, उसमें कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे. एवरीथिंग इज रेलेवेंट फॉर अस. ओके, अब हम लोग थोड़ा बहुत आगे चलते हैं. वी विल ट्राई टू सी द स्टोरी ऑफ द जनपद एंड द महाजनपदास. ये कैसे बन के आए हैं सर. ठीक है, इसमें भी क्या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुई थी कि नहीं हुई थी सर. ठीक है, हम बेसिकली अब यहाँ से आ रहे हैं, वैदिक पीरियड से थोड़ा आगे चलेंगे और जनपद और महाजनपद की तरफ चले जाएंगे सर. ठीक है, अब आप समझिए कि भारत में स्टेट फॉर्मेशन अल्टीमेटली एक बैटल का आउटकम है सर. ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी राजकीय कन्फ्लिक्ट्स हो रही है सर, ठीक है, बैटल्स हो रही है अलग अलग किंगडम्स के बीच में, वहाँ से ही वी विल फाइंड कि स्टेट फॉर्मेशन होता है, मतलब राज्य का निर्माण होता है. ये राज्य के अंदर बेसिकली उस पीरियड के अंदर हम लोग बात करेंगे तो मोनार्की बेस्ड स्टेट की शुरुआत हो रही थी सर. ठीक है, और ये जो मोनार्की बेस्ड स्टेट हुआ करते थे इसी की ही हम लोग बात अभी करने की कोशिश करेंगे. तो होता क्या है कि जो वैदिक पीरियड था, जो अर्ली वैदिक पीरियड था सर, ठीक है, जिसको हमने कल के क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था. अर्ली वैदिक पीरियड के समय पे जो आर्यन कम्युनिटी के लीडर्स थे वो कहाँ पे रह रहे थे, वेयर दे वर स्टेइंग. ओके, द आर्यंस वर स्टेइंग इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. ये भारत के उत्तर पश्चिम इलाके के अंदर स्थायी हुए थे सर. ठीक है, सो दे वर स्टेइंग समवेयर ऑन दिस एरिया. ओके, तो वी विल फाइंड कि मेजोरिटी ऑफ द आर्यंस की आपको जब पॉलिटिकल लोकेशंस आपको पूछी जाती है तो इसी के आजू बाजू में थी. मैंने आपको शायद तक कल के क्लास के अंदर मैप भी दिखाया था. ये मैप के थ्रू हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि आर्यन किंगडम कहाँ कहाँ पे स्थायी हुए हैं सर. ठीक है, सो इफ़ यू कैन सी इट ओवर हियर, हमको यहाँ से दिख रहा था सर. ठीक है, तो ये पुरु है, भारत है, तुर्वस है, अनु है, द्रुयु है, ये सब के सब बेसिकली हमको यहाँ से मिलेंगे. इनफैक्ट सब नदी किनारे थे, तो कुछ सिंधु के ऊपर थे, कुछ सरस्वती के ऊपर लोकेटेड थे, कुछ खूबा नदी के ऊपर थे. खूबा इज नथिंग बट द काबुल रिवर सर. ठीक है, तो आपको खूबा नदी के बारे में आपको मिलेगा सर, है ना. तो आपको ये सब लोकेशंस पता होनी चाहिए क्योंकि दिस आर ऑल द रिवर्स एक्चुअली विच आर रिटन इन द ऋग्वेद, है ना. तो ये काबुल की बात कर रहा है. तो यहाँ से लेके आज के मॉडर्न डे अफगानिस्तान के रीजन तक ये आर्यंस जो ऋग्वेदिक पीरियड की पॉलिटिकल यूनिट थी वो वहाँ पे सेटल हुआ करती थी सर. ठीक है, तो पहली बात तो हमको ये क्लियर होती है कि इट वाज स्प्रेड इन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द कंट्री बट इट वाज मेनली इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना. आप अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो हमको पता चल रहा है कि ये उत्तर पश्चिम के अंदर आपको मिलते हैं सर. ठीक है, अब ये जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो आर्यन सोसाइटीज़ का सेटलमेंट हो रहा था
ये सेटलमेंट के अंदर मैंने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट था वो था जन, या सबसे बिगेस्ट पॉलिटिकल यूनिट था वो था जन। ये जन क्यों हुआ करता था? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जन यूज्ड टू बी अ क्लैन, जहाँ से बेसिकली एक पॉलिटिकल यूनिट क्रिएट होता है और इनका ही हेड हुआ करता था जिसे हम लोग राजन के रूप में पहचानते हैं, राइट सर? ठीक है। अब होता क्या है कि इन सब के बीच में लड़ाई हो रही थी, देयर वर कंटिन्यूअसली फाइटिंग एज वेल सर, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल ऑल्सो सी कि मेनी ऑफ द किंगडम्स गॉट मर्ज्ड टुगेदर सर, है ना। जैसे भारत और पुरुवंश जिन्होंने अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर फाइट की थी, भारत और पुरुवंश जिन्होंने अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर लड़ाई की थी, संघर्ष किया था, वही भारत और पुरुवंश के बीच में आज की तारीख के अंदर अगर आप लेटर वैदिक पीरियड को देखेंगे तो वी विल फाइंड कि इनका मर्जर हो जाता है। इन दोनों के बीच में अलायंसेस होती है, पॉलिटिकल रिफॉर्मेशंस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंड दे बिकेम वन सर, ठीक है। ये भारत और पुरुवंश इवेंचुअली अगर आप समझने की कोशिश करोगे, जो लेटर वैदिक पीरियड आया है, कौन सा पीरियड आया है? लेटर वैदिक पीरियड आया है। लेटर वैदिक पीरियड के समय पे ये दोनों की दोनों डायनेस्टीज इवेंचुअली एक हो जाएगी सर, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे जन थे ना, ये जन इवेंचुअली एक होके जनपद का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? दे विल बी ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू द फॉर्म ऑफ जनपद, ओके। सो होता क्या है कि इन द लेटर वैदिक पीरियड न्यू डेवलपमेंट्स विल टेक प्लेस, सो देयर विल बी कंटिन्यूअस फाइटिंग। ऐसा नहीं था कि लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी। बैटल्स दैट चेंज इंडिया के अंतर्गत आपको ये चीज़ तो मिलेगी, पर पॉलिटिकल फॉर्मेशंस आपके बहुत स्ट्रांग हो गए सर, ठीक है। ये जनपद बेसिकली क्यों बन के आए थे? क्योंकि एक छोटी डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी को टॉपल करेगी, एक छोटी डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी के ऊपर ओवरटेक करेगी, मतलब उसको मत्स्य न्याय के सिद्धांत के साथ जोड़ा गया है। अगर आप कौटिल्य को पढ़ते होंगे या कौटिल्य जी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी सर, ठीक है, तो कौटिल्य ने अपने सिद्धांत में जब अर्थशास्त्र लिखी उसमें उन्होंने एक शब्द लिखा था मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है सर, ठीक है। सो व्हेन अ बिग फिश एंटर्स द स्मॉल फिश इज इवेंचुअली इवेपोरेट्स, ओके। तो वही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, द सेम ओल्ड स्टोरी यू विल फाइंड इट ओवर हियर एज वेल, ओके। एंड इसका आउटकम आपको ये मिलता है कि ये जो मत्स्य न्याय का जो सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूँ, द प्रिंसिपल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द मत्स्य न्याय रिलेट्स टू दी अर्ली वैदिक एंड द लेटर वैदिक किंगडम्स एज वेल सर, ठीक है। लेटर वैदिक किंगडम्स के अंदर आपको काफ़ी सारी पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलती है, लड़ाइयाँ देखने को मिलती है सर, ठीक है। वी कम टू नो सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अलायंसेज आर ऑल्सो बीइंग टेकिंग प्लेस सर, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो सी दैट द आर्यंस आर ऑल्सो माइग्रेटिंग फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन और वी कैन से द सप्त सिंधु रीजन, क्योंकि इनिशियली आर्यंस यहाँ पे सेटल हुए थे सर, है ना। ये सप्त सिंधु से माइग्रेट होके आज के गंगा यमुना वाले रीजन के अंदर मिलेंगे सर, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड की खासियत आपको ये मिलेगी कि देयर इज अ ह्यूज माइग्रेशन फ्रॉम दी सप्त सिंधु रीजन एंड द आर्यंस आर टॉपलिंग और बेसिकली कमिंग टू दिस रीजन ऑफ गंगा यमुना, और इसमें जनपदों का निर्माण हुआ है। ये जनपद एक पॉलिटिकल यूनिट थे। इसमें जनपद के लिए ही एक शब्द आपको वैदिक लिटरेचर के अंदर मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्र सर, ठीक है। क्या कहते हैं? राष्ट्र। ये याद रखेगा कि एज अ पार्ट ऑफ द बैटल्स वी कम टू नो द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल यूनिट टेकिंग प्लेस कॉल्ड एज द राष्ट्र सर, ठीक है ना। तो ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो जाती है। आपको यूपीएससी पूछता है कि राष्ट्र नाम के शब्द का या राष्ट्र शब्द का सबसे पहली बार कब मेंशन किया गया था, है ना। यूपीएससी हैज़ दिस हैबिट ऑफ आस्किंग कि भाई राष्ट्र कब यूज़ किया गया है। आपको पूछा जा सकता है कि जनपद कब बन के आए थे सर, ठीक है, वैदिक पीरियड में थे या लेटर वैदिक पीरियड के अंदर थे सर, ठीक है। तो ये सब कुछ हमको लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ही हमको मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो एक किताब है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मणीय, नाम याद रखेगा सर, ठीक है, सतपथ ब्राह्मणीय। ये सतपथ ब्राह्मणीय की कहानी आपको यहाँ से इसके अंदर से मिलेगी। ये जो सतपथ ब्राह्मणीय था, इसी के अंदर से हमको ये जानकारी मिली, इसी के अंदर से हमको ये जानकारी मिली कि the Aryans have left the Sapta Sindhu region and they have migrated to this regions, okay। नाम ही है 100 noble path। नाम क्या है सतपथ ब्राह्मण्य का? 100 noble paths, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ द यजुर्वेद बाय द वे, है ना। आपको कभी कभी ये भी पूछता है कि भाई ये सतपथ ब्राह्मण्य कौन सी टेक्स्ट से बेसिकली जुड़ा हुआ है, तो इट इज पार्ट ऑफ द यजुर्वेद। तो आपको भी जानकारी होगी कि वैदिक पीरियड में 4 मुख्य वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। उसमें यजुर्वेद के साथ आपको जुड़ा हुआ ये सतपथ ब्राह्मण्य मिलेगा सर। खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आर्यंस का माइग्रेशन इस पीरियड में हुआ, बैटल्स हुई थी, ये बैटल्स के कारण जनपदों का निर्माण हुआ, जनपद को राष्ट्र के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। दूसरी और क्या आपको आउटकम देखने को मिलेंगी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर से सर, ठीक है ना। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इन द लेटर वैदिक पीरियड, हम यहाँ से लिखेंगे सर, ठीक है,
हम यहाँ से इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि इन द लेटर वैदिक पीरियड व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ द जनपद टुक प्लेस, द जनपद एक्चुअली क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल यूनिट इन द रीजन्स ऑफ द गंगा यमुना सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। गंगा यमुना वाले रीजन्स के अंदर आपको छोटे बड़े बहुत सारे जनपद देखने को मिलेंगे। ये जनपद को ही बेसिकली राष्ट्र शब्द के साथ जोड़ा गया है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल ऑल्सो फाइंड द वर्ड कॉल्ड एज राष्ट्र। दूसरी, ये जनपद क्यों बने थे, मैंने आपको बताया कि दो जनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रही थी, उसमें एक जन ने दूसरे जन को ओवर पावर किया होगा, एक किंगडम ने दूसरे किंगडम को ओवर पावर किया होगा और उसको मर्ज कर दिया होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इससे बड़े स्टेट्स बनने की शुरुआत हुई बैटल्स के पर्सपेक्टिव से। दूसरी बात हमको ये याद रखनी है कि इसमें किंगशिप भी काफ़ी सारी बदल जाती है सर, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा कि ये जो जनपदों का निर्माण हुआ है in the later Vedic period as a part of the political conflict and the battles that were taking place in the later Vedic period sir, ठीक है, we do come to know that the kingship also changes, okay। किंगशिप के पर्सपेक्टिव से आपको ये याद रखना है कि राजा की सत्ता बढ़ती है कि कम होगी सर, ठीक है। तो राजा की सत्ता बढ़ेगी सर, है ना, समझे। तो वी विल सी दैट द पावर विल बी मोर फॉर द किंग, ओके। ऑब्वियस है कि पावर क्यों ज़्यादा है, तो हमको ये जानकारी मिलेगी कि राजा शक्तिशाली हो गया है, राजा के हाथ में सत्ता ज़्यादा आई है, उसने एक किंगडम को अपने अंडर में इंक्लूड किया है, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि भाई वो अपनी शक्ति को ज़्यादा व्यव करने की कोशिश करेंगे। वो बताएंगे कि देखो मैं शक्तिशाली हूँ, अब मैं यहाँ से शासन चलाऊंगा, मैं किसी और को अलाउ नहीं करूँगा सर, ठीक है ना। सो दिस हैपन्स एज अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल प्रैक्टिस एज वेल सर। खैर, तो इनकी पावर बढ़ेगी और ये बहुत सारे टाइटल्स लेने की शुरुआत करेंगे सर, ठीक है। सो द किंग्स विल बी टेकिंग मल्टीपल टाइटल्स इन द लेटर वैदिक एरा एज वेल, ओके। ये टाइटल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो सम्राट टाइटल देखने को मिलेगा आपको, अहिल भूमपति करके टाइटल देखने को मिलेगा, द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, ओके ना, समझे। तो इस प्रकार के एक रथ आप देखोगे कि आई एम द सोल रूलर ऑफ द वर्ल्ड, ओके। इस प्रकार के भी टाइटल आपको मिलते हैं सर, ठीक है। तो ये बैटल्स का आउटकम है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड द किंग्स विल बी टेकिंग द टाइटल्स ऑफ सम्राट, द किंग्स विल बी टेकिंग द टाइटल्स ऑफ एक रथ। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि राजा अपने आप को शक्तिशाली करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ बैटल्स। इनफैक्ट ये किंगशिप के अंदर वी विल ऑल्सो सी कि बहुत सारे रिचुअल्स की डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो जाएगी। राजा एज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल बैटल्स, हमको ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो जनपदों का निर्माण हुआ है इन द लेटर वैदिक पीरियड सर, ठीक है, इस पीरियड के समय पे अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स में इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि आप देखोगे तो अश्वमेघ यज्ञ आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें घोड़ा दौड़ाया जाता था सर, ठीक है, और सामान्य रूप से ये घोड़ा बैटल्स को सिग्निफाई करता था सर, ठीक है। अब आपको पता होगा कि वैदिक पीरियड के समय पे वी नो दैट कि हॉर्स वॉज एक्चुअली डोमेस्टिकेटेड बाय द आर्यंस, ओके। हड़प्पा के समय पे हमारे पास एविडेंस नहीं है कि घोड़ा था कि नहीं था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। इन द हड़प्पन पीरियड वी आर नॉट श्योर कि देयर वाज हॉर्स बीइंग यूज्ड और नॉट, बट इन द वैदिक पीरियड वी आर एब्सोल्युटली श्योर कि द हॉर्स वाज बीइंग यूज्ड, ओके। घोड़े का उपयोग हो रहा था ये वैदिक काल के अंदर, हमको पता है सर, ठीक है, समझे आप लोग। अब होता क्या है कि इन्होंने घोड़े का उपयोग करना शुरू किया लड़ाइयों के अंदर भी सर, ठीक है, साथों साथ अश्वमेघ यज्ञ के अंदर भी सर, ठीक है। तो पॉलिटी बहुत बदलती है, बैटल्स जैसे जैसे होंगे, पॉलिटिकल इतिहास आपका जैसे बदलेगा, वैसे हमको ये पता चल रहा है कि अश्वमेघ यज्ञ होते हैं। अश्वमेघ यज्ञ के अंदर 21 दिन तक घोड़ा दौड़ाया जाता था, किसी किसी में 23 दिन भी लिखा गया है, बट नॉर्मली 21 डेज के आसपास का टाइम गिना जाता है। तो अराउंड 21 से 23 डेज अगर आप देखोगे तो घोड़ा दौड़ता था। घोड़ा दौड़ने का मतलब है कि से फॉर एग्जांपल एक डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन ए सर, ठीक है, और ये घोड़ा यहाँ से निकला है, ये रीजन में दौड़ा है सर, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे एक बीच में उसको एक आउटपोस्ट मिल गया और यहाँ के लोकल राजा ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे घोड़े को अलाउ नहीं करूँगा। अब यहाँ डेस्टिनेशन ए से घोड़ा चलना शुरू हुआ था, उसको बी पे रोक दिया गया। अब ये राजा की सेना जो ए नंबर का किंग है उसको देख रहा है कि बी नंबर का राजा उसको रोक जा रहा है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब है कि जितने विस्तार में घोड़ा दौड़ेगा उतना विस्तार राजा का सर, ठीक है ना। मतलब दिस इज एन एक्सपांशनरी वे ऑफ, और दिस इज द वे ऑफ एक्सपांडिंग योर किंगडम एज वेल सर, ठीक है। अगर आप इसको एक पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मैं तो ये कहूँगा कि अश्वमेघ एक ऐसा यज्ञ था जिसके थ्रू आप अपने किंगडम को एक्सपांड कर रहे थे सर, ठीक है।
आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप अपना साम्राज्य विस्तरण का काम कर रहे हो बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ वी कैन से अश्वमेघ यज्ञ एज वेल सर। खैर, तो ये जो अश्वमेघ यज्ञ था, दिस वाज द अर्लीस्ट पार्ट। ओके, इसमें फिर लड़ाइयाँ होती थी, ये ए राजा के बीच में और बी राजा के बीच में, क्योंकि ए और बी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। बी हैज स्टॉप्ड द मूवमेंट ऑफ द ए किंग, उसका घोड़ा था, और अल्टीमेटली फिर जो जीतेगा वही सिकंदर सर। ठीक है, खैर सिकंदर के ऊपर आएंगे, एक आध सेशन उनके ऊपर भी लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। पर अश्वमेघ यज्ञ इज आउटकम ऑफ द बैटल्स एंड दिस इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ लेजिटिमाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल रोल ऑफ द किंगडम एज वेल सर। ठीक है, तो स्टेट अब टेरिटोरियल बेसिस के रूप में बन गया था। हम लोग ये कहेंगे कि इन द लेटर वैदिक एरा सर, है ना, ये जो लेटर वैदिक एरा की जो शुरुआत हो रही थी, ये टेरिटोरियल एम्बिट के रूप में भी स्टेट बनना शुरू हो गया था सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि टेरिटोरियल एक्सपांशन was also taking place in the later Vedic era। हाँ, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे सर, ठीक है ना, टेरिटोरियल एक्सपांशन was also one of the major objectives of the later Vedic era that was being we can say explored as well, है ना, उस पीरियड में उसका एक्सप्लोरेशन भी हो रहा था। तो आपको ये भी एक आइडिया रहना चाहिए कि भाई कहानी क्या है, किस तरह से ये टेरिटोरियल एक्सपांशन हुआ, कैसे बेसिकली बेसिस बन के आया है सर। ठीक है, दूसरा एक और यज्ञ होता था इसी पीरियड के समय पे, अगर आपको याद रखना है तो वो आप याद रख सकते हो, वो है राजसूय यज्ञ सर। ठीक है, खैर राजसूय यज्ञ प्रैक्टिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो राजा की पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं था, मतलब बैटल्स के लिए नहीं था, पर इसके थ्रू भी राजा अपने आप को लेजिटिमाइज करवा रहा है। द पॉलिटिकल रोल ऑफ द किंग इज बीइंग लेजिटिमाइज कि देखो आई एम बहुत वेरी शक्तिशाली सर। ठीक है, उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे आपको एक और यज्ञ देखने को मिलेगा, राजसूय, अश्वमेघ, और तीसरा था आपका वाजपेय यज्ञ सर। ठीक है, ये वाजपेय यज्ञ के थ्रू भी जो राजा है अपने चैरियट रेस को दौड़ाता है, मतलब वो अपने रथों को दौड़ाएगा, और रथों को दौड़ा के अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि अपने पॉलिटिकल पावर को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करेगा सर। ठीक है, तो जनपदों का निर्माण एक राजकीय रूप से बहुत बड़ी घटना थी भारतीय इतिहास में सर। ठीक है, तो अलग अलग किंगडम्स इस पीरियड के अंदर बन रहे थे, जैसे आप देखोगे मिथिला करके जनपद बन रहा था, कोशाल करके जनपद बन रहा था सर। ठीक है, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो काशी करके जनपद बन रहा था सर। ठीक है, मगध के अंदर जनपद बन रहा था, अवंती के अंदर जनपद बन रहा था सर। ठीक है, ये वही जनपद है, छोटे छोटे राज्य जो इस पीरियड के अंदर क्रिएट हुए थे बेस्ड ऑन द टेरिटोरियल एक्सपांशन, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग्स टेकिंग डिफरेंट टाइटल्स, एंड वी विल सी कि बाय डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ रिचुअल्स द किंगडम विल बी मोर पावरफुल एज वेल सर। ठीक है, तो ये आपका लेटर वैदिक पीरियड की खासियत थी, ये जो जनपदों का निर्माण हुआ सर। ठीक है, इट वाज एन आउटकम ऑफ द बैटल्स, ये याद रखिएगा। ये पीरियड था मोटे मोटे तौर के ऊपर 1000 BC से लेके 600 BC तक का पीरियड सर। ठीक है, सो दिस वाज अ पीरियड बिटवीन 1000 BC टू 600 BC, जहाँ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राजकीय दृष्टिकोण से अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि बैटल्स ने भारत में नए स्टेट का निर्माण किया। अच्छा, इसमें आपको दो तीन चीज़ें और याद रखनी है सर। ठीक है, आप यहाँ से देखोगे कि राजा की पावर बढ़ी है, नो डाउट सर। ठीक है, राजन की शक्ति भी बढ़ती है सर। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। ओके, आपको ये भी देखना है कि ये पर्सपेक्टिव के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या डेवलपमेंट हुआ है सर। ठीक है, व्हाट हैज़ बीन दी डेवलपमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये भी एक सवाल आ सकता है आपको, द बैटल्स दैट चेंज इंडिया के अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है सर। ठीक है, अब जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट देखेंगे, व्हेन वी ट्राई टू सी द पॉइंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और द सीक्वेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड सर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी आपको कोई परमानेंट आर्मी नहीं देखने को मिलेगी सर। ठीक है, समझे आप लोगों के, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत पहली इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, नो डाउट देयर वाज सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टेकिंग प्लेस बिटवीन द जनपदास, there were different janpads who were fighting among themselves, okay, but we do not see any kind of permanent standing army over here sir। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड के समय पे तो बेसिकली हुआ क्या करता था कि मिलिशिया हुआ करती थी। मिलिशिया समझ में आता है कि नहीं आता आपको सर। ठीक है, मिलिशिया का मतलब है कि एक टेम्पररी चीफ या कोई लोकल, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि छोटा राजा होगा, जिसकी मदद से जो उस पीरियड के राजा लोग थे, इन्होंने बेसिकली अपनी सेना का डेवलपमेंट किया था, बट कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, इसके कारण हमको ये पता चल रहा है कि इवन टैक्सेस के अंदर भी, अगर आप टैक्सेशन का पॉइंट भी देखोगे
तो टैक्सेशन के पॉइंट के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं यू विल फाइंड कि आपको कमी देखने को मिलेगी सर, है ना। तो कोई इतने बड़े टैक्सेस नहीं लिए जा रहे थे क्योंकि लड़ाई उतनी बड़ी मात्रा के अंदर अभी जन्म नहीं ले रही है, ना ही उतनी बड़ी सेना है, ना ही वैसे वेपन्स है सर, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, वो है यूज़ ऑफ आयरन टूल्स सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। अब आप मुझे पूछोगे कि आयरन टूल्स कहाँ से आ गए मास्टर यहाँ पे सर, ठीक है। तो याद रखेगा कि आयरन का यूज़ होना शुरू हुआ था। आयरन की डिस्कवरी करीबन 600 BC के आसपास तक हो चुकी थी सर, ठीक है। एंड माइट हैव बीन अ पॉसिबिलिटी कि बिकॉज 600 BC तक आते आते आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है, तो शायद तक कुछ कुछ जनपदों के द्वारा आयरन के टूल्स का उपयोग किया गया होगा इन देयर पॉलिटिकल एक्सपांशन, है ना। कि पॉलिटिकल एक्सपांशन के समय पे इनके द्वारा हो सकता है कि कुछ विशेष प्रकार के आयरन टूल्स का उपयोग किया गया होगा सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आपको ये जानकारी मिलती है कि अराउंड 1000 BC से लेके 600 BC तक का जो पीरियड है उसमें बैटल्स कहीं ना कहीं लड़ी गई है और उससे काफ़ी सारे चेंज आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, राजा की शक्ति में वयोवृद्धि हुई है, स्टेट फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। अब इंटरेस्टिंग पार्ट के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा भारतीय इतिहास के एक ऐसे कड़ी के अंदर जो नॉर्मली किताबों के अंदर ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया गया है, पर एज अ टीचर मेरा मानना है कि आपको हिस्टोरिकल बेसिस के रूप में स्टेट फॉर्मेशन इन साउथ इंडिया के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ये स्टेट फॉर्मेशन इन साउथ इंडिया का मतलब ये है कि वैदिक काल के अंदर जो बेसिकली लड़ाइयाँ जैसे हुई उसके कंटेम्प्ररी पीरियड के समय पे आज के दक्षिण भारत के दौरान में सर, ठीक है, आपको एक एज देखने को मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं मेगालिथिक एज सर, ठीक है। आप में से कितने लोग मेगालिथिक पीरियड को जानते हो सर, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द मेगालिथिक पीरियड सर? ज़रा आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि हाउ मैनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द मेगालिथिक पीरियड, क्योंकि भारतीय इतिहास में ज़्यादातर विद्यार्थी के साथ ये हो रहा है कि मेगालिथिक पीरियड को बच्चे है ना इग्नोर कर देते हैं। स्टूडेंट्स टेंड टू इग्नोर द मेगालिथिक पीरियड, उनको लग रहा है कि यहाँ से क्या सवाल आएगा सर, ठीक है ना, मतलब आके कितने सवाल आ जाएंगे सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो ऐसा नहीं है, हम लोग उसको थोड़ा ढंग से करेंगे, वी विल ट्राई टू डू दैट इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे एज वेल सर, ठीक है। एंड हम लोग ये भी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि मेगालिथिक पीरियड के समय पे क्या हमको कोई वॉर के एविडेंसेस मिले हैं कि नहीं मिले हैं, हैव वी गॉट एनी काइंड ऑफ एविडेंसेस ऑफ वॉर इन द मेगालिथिक पीरियड, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। अब हमेशा याद रखिए कि व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेगालिथिक एज आपको मिलती है साउथ इंडिया के अंदर, राइट सर, ठीक है ना, मेनली। और ख़ासियत ये है कि आज के समय के दौरान की अगर आप साइट देखने की कोशिश करोगे तो दक्षिण भारत के अंदर आपको मेगालिथिक पीरियड आपको मिलेगी सर, ठीक है। ये मेगालिथिक पीरियड की खासियत क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेगालिथिक पीरियड सर, ठीक है। तो इसमें आपको मेगालिथिक बरियल्स मिले हैं, यू माइट हैव सीन दैट, है ना। तो ये बरियल्स है, ये स्टोन बरियल्स है बाय द वे सर, ठीक है। और इसकी खासियत ये है स्टोन बरियल्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो एक पत्थर यहाँ पे है, बाकी सारे पत्थर यहाँ पे है, और उसके आजू बाजू में अगर आप देखोगे तो जगह छोड़ी गई है और ये जगह के अंदर कोई डेड बॉडी को दफनाया गया है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये जो बरियल प्लेसेस है इसमें भी हमारे पास बैटल्स के एविडेंसेस मिले हैं सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि यहाँ बैटल्स के एविडेंसेस हुए हैं तो कहीं ना कहीं लड़ाई हुई होगी, ऐसा कैसे पता चला सर, ठीक है ना, समझे। सो इन साउथ इंडिया देयर आर मल्टीपल साइट्स, ओके। जैसे ब्रह्मगिरी आपको देखने को मिलेगी, ब्रह्मगिरी यूज्ड टू बी अ मेगालिथिक साइट, ओके ना। ब्रह्मगिरी की खासियत ये है कि वहाँ पे हमको आयरन के टूल्स मिले हैं अलॉन्ग विथ अ डेड बरियल सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो ब्रह्मगिरी विच इज़ लोकेटेड इन द मॉडर्न डे कर्नाटका सर, ठीक है। ब्रह्मगिरी जो आज के कर्नाटका के अंदर आपको लोकेटेड है सर, ठीक है, वहाँ पे हमको एविडेंस देखने को मिल रहे हैं बहुत ही क्लियर कट, और ये क्लियर कट एविडेंसेस कहीं ना कहीं बैटल्स को दर्शाते हैं। अब आप मुझे कहोगे कि सर बैटल्स कैसे दर्शाते हैं, हमको कैसे पता चला कि यहाँ पे युद्ध हुआ होगा, ये हमको कैसे पता चला कि यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई होगी सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो थोड़ी बहुत इसके ऊपर अब थोड़ी बातें करते हैं और देखते हैं कि मेगालिथिक में ब्रह्मगिरी के क्या महत्व है। ब्रह्मगिरी में जब एक्सकेवेशन किया गया तो वहाँ पर आपको कुछ कुछ टूल्स मिले हैं, ये टूल्स आयरन के थे। ये आयरन के टूल्स के अंदर आपको डैगर जैसे इम्प्लीमेंट्स देखने को मिले हैं, डैगर मतलब छुरा कह सकते हो हम लोग सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी आपको स्वॉर्ड टाइप इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं सर, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ कुछ प्रकार के पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे,
कि ये जो पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स है ये भी क्या दर्शाता है, व्हाट डज दिस थिंग शोज, दिस थिंग ऑल्सो शोज द डेवलपमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ आयरन टूल्स। ये बेसिकली एक वॉरियर क्लास के एविडेंसेस थे सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इनफैक्ट यहाँ पे आपको कुछ कुछ बरियल्स में आपको ज्वेलरी के साथ बरियल्स देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। ये ज्वेलरी बेसिकली कोई रिच क्लास का व्यक्ति या रूलिंग क्लास का व्यक्ति यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि रोल प्ले कर रहा होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और इसके द्वारा ही इस प्रकार के कपड़े पहने गए होंगे सर, है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में भी क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि इवन इन द मेगालिथिक पीरियड सर, ठीक है, जिस प्रकार के बरियल्स हमको यहाँ से मिले हैं, ये बरियल्स कोई ना कोई प्रकार की एक ऐसी एक्टिविटी को दर्शा रहा है, एक ऐसी एक्टिविटी जो अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि वी कैन हाईलाइट एंड वी कैन actually describe it in the form of the techniques through which some kind of warring class was there. Warring class actually signifies some kind of battles were being fought, okay. अब we are not sure कि exactly ये battles लड़ी कैसे गई होगी सर, ठीक है, getting a point, okay. पर ये मेगालिथिक पीरियड आपको पता होना चाहिए कि जब इंडस वैली जब वैदिक एज का डेवलपमेंट हो रहा था और लेटर वैदिक पीरियड का भी जब डेवलपमेंट हो चुका था सर, ठीक है, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड का जब डेवलपमेंट हो चुका था, उसके कंटेम्प्रेरी पीरियड में आज के साउथ इंडिया के अंदर आपको मेगालिथिक एज मिल जाएगी सर, ठीक है। सो समवेयर अराउंड 1500 BC टू 600 BC के आसपास का पीरियड हम लोग गिन सकते हैं सर, ठीक है। वी कैन हाईलाइट द पीरियड फ्रॉम 1500 BC टू 600 BC एंड इवन इन दिस पीरियड ऑल्सो we do come to know about some kind of battles being taking place. There was a ruling class which was there. इनकी ज्वेलरी से रिच बरियल्स के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जिस प्रकार के बरियल्स थे, ये बरियल्स बेसिकली हीरो वर्शिप को दर्शाते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इनके बरियल स्टोन्स बेसिकली हीरो वर्शिप को दर्शाते हैं। ये हीरो वर्शिप बेसिकली चालू रहती है इवन इन दी लेटर पीरियड एज वेल, है ना। हीरो वर्शिप का मतलब है कि कोई ना कोई लड़ाई होती थी। यहाँ अलग अलग जो लोग रहते थे मेगालिथिक पीरियड के समय पे, बड़े बड़े पत्थरों का इन्होंने बरियल स्टोन्स के रूप में उपयोग किया था सर, ठीक है ना। जैसे उसमें आप देखोगे तो एक टोपिकाल प्रकार का पत्थर मिलेगा। टोपिकार का मतलब था कि एक हॉरिजॉन्टल पत्थर था और उसके ऊपर वर्टिकल पत्थर रख दिया जाता था, है ना, टोपी जैसा, कैप जैसी चीज़ें बनाई जाती थी सर, ठीक है ना, समझे। तो वो क्या दर्शाता है, वो भी बेसिकली एक प्रकार की बरियल टेक्निक्स को दर्शा रहा है। ये भी एक सिग्निफिकेंट हम लोग एक चेंज या प्रकार गिन सकते हैं विथ रेफरेंस टू दी मेगालिथिक पीरियड एज वेल सर। खैर, तो एक तो ये हो गई सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके ना। तो दिस आर ऑल द 3 थिंग्स जो आपको आइडिया रहना चाहिए कि कैसे अलग अलग पीरियड के समय पे बन के आया है सर, ठीक है ना। चलिए, तो मेगालिथिक में आप इतना रखेंगे हम लोग। इनफैक्ट अच्छा, एक और बात आपको बता देता हूँ, साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐश माउंट्स मिले हैं सर, ठीक है ना। ऐश माउंट समझ में आता है आपको, राख के टिल्ले मिले हैं सर, ठीक है ना, मेगालिथिक पीरियड से ही ऐश माउंट्स, ओके। ये भी बैटल को सिग्निफाई करता है सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। ये भी बैटल को सिग्निफाई करता है, ऐश माउंट्स। अब आप मुझे पूछोगे कि ये क्या है सर, ठीक है, राख के टिल्ले। आपने कोई वस्तु को जला दिया है, उसमें से जो अस्थियाँ निकलती है, राख निकलती है, ऐश निकलती है, उसके छोटे छोटे टिल्ले मिले हैं। देयर आर मल्टीपल ऐश माउंट्स दैट आर फाउंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। ये भी शायद तक आप देखोगे तो कोई वॉरियर क्लास की प्रैक्टिस को दर्शाते हैं। यहाँ जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ रह रही थी, आयरन के टूल्स का उपयोग कर रही थी, इनके द्वारा भी कहीं ना कहीं हम लोग ये मान सकते हैं कि इस प्रकार की लड़ाइयाँ हुई होगी, कोई प्रकार की संघर्ष हुई होगी, कोई ना कोई प्रकार की पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर से हुई होगी सर, ठीक है ना। वन और डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली वुड हैव टेकन प्लेस सर। खैर, तो ये एक इसका पार्ट था। दिस वाज पार्ट ऑफ द बैटल्स दैट चेंज इंडिया, जो आपको वैदिक पीरियड और मेगालिथिक एज से आपको मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये आपको कहानी के अंदर पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि बेसिकली और क्या डेवलपमेंट हुआ, और ये डेवलपमेंट के रूप में हमको ये देखना है कि ये जो महाजन पद है, इसका डेवलपमेंट कैसे होने की शुरुआत हुई। और ये महाजन पद के दृष्टिकोण से हमको ये भी देखना है कि भारत में विदेशी आक्रमण क्यों हुए सर, ठीक है ना, समझे। तो लेट अस गो टू द कोर टॉपिक, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ महाजनपदा। इनफैक्ट इस पीरियड के समय पे भारत में विदेशी आक्रमण भी हुए। भारतीय कल्चर के तहत और भारतीय संस्कृति के तहत अगर आप मुझे ये पूछोगे कि
यहाँ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी, ये कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर बुद्धिज़्म का जो ग्रोथ हुआ, दैट इज़ ऑल्सो एन आउटकम ऑफ द बैटल। बुद्धिज़्म का जो ग्रोथ हुआ, दैट इज़ ऑल्सो एन आउटकम ऑफ द बैटल। तो आपको लग के बहुत सारा सदमा लग जाएगा कि ये कैसे हो पाया सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ, और वो भी क्या बैटल्स के सेंट्रिक था कि नहीं था सर, है ना। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय संस्कृति के तहत बहुत सारे वी विल फाइंड कि जनपद और महाजनपदों का निर्माण हो चुका था एज अ पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बाय दी 1000 BC एंड बाय 600 BC सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी विल सी दैट बहुत सारे पॉलिटिकल यूनिट्स का डेवलपमेंट हो चुका था। ये पॉलिटिकल यूनिट्स को जनपद कहा गया था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये जो जनपदों का निर्माण हुआ था, ये जनपद के निर्माण भारत के ईस्टर्न एरियाज में होने की शुरुआत हुई थी। इनमें से कुछ जनपद अल्टीमेटली महाजनपद के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए सर, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे कि ये महाजनपद कैसे बने, तो महाजनपद बेसिकली बनते ही है एज एन आउटकम ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वर टेकिंग प्लेस। याद रखेगा कि महाजनपदों का निर्माण मूलतः से पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ही हुआ है सर, ठीक है। महाजनपद ना बनते अगर लड़ाई ना होती राज्यों के बीच में सर, ठीक है ना, समझे। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आपको पंचाल राज्य देखने को मिल रहा है, कुरु राज्य देखने को मिल रहा है, मत्स्य देखने को मिल रहा है, अवंती मिल रहा है, काशी है, मगध है, अंग है, गेटिंग पॉइंट, ओके। आपको ये जितने भी राज्य आपको मिलते हैं, ये छोटे और बड़े राज्य आपको मिलेंगे, उसमें 16 महाजनपद आपको मिलते हैं। देयर आर 16 एक्चुअली महाजनपदास, ओके। ये 16 के 16 महाजनपद की खासियत ही आपको ये मिलती है कि दे आर ऑल आउटकम ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सर, ठीक है। अब ये कैसे हुए सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो उसके ऊपर हम लोग चले जाते हैं थोड़ा बहुत और देखते हैं कि हाउ द महाजनपदास वर फॉर्म्ड, ओके। अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि लेटर वैदिक पीरियड की खासियत क्या थी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। इस पीरियड में जनपद बने थे, राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, मैंने आपको बताया। किंगशिप का निर्माण हो चुका है। किंगशिप बेसिकली मैंने आपको बताया कि राजा जो है वो शक्तिशाली हो चुका है, राजा ने टाइटल्स लेने शुरू किए थे, सम्राट, एकराज, टेरिटोरियल एक्सपांशन हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें अब बदल रही है, हिस्ट्री इज चेंजिंग सर, ठीक है। एंड बिकॉज हिस्ट्री इज चेंजिंग, सो वी विल फाइंड कि ये जनपद इवेंचुअली और बड़े होंगे सर, ठीक है। तो एक जनपद का राजा दूसरे जनपद के ऊपर अटैक करेगा, सो वन जनपद विल बी अटैकिंग ओवर द डिफरेंट जनपद सर, ठीक है। अल्टीमेटली होगा क्या कि इन दोनों का मर्जर हो जाएगा, सो दे विल बी मर्जिंग टुगेदर एंड दिस मर्जिंग ऑफ द महाजनपद्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ महाजनपद सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो देखिए नाम ही है महा का मतलब होता है बड़ा सर, ग्रेटर पार्ट सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स का अमालगेशन लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, इसी को ही महाजनपद कहते हैं। ये महाजनपद में दो प्रकार की राज्य व्यवस्था निकल के आती है। भारत में 16 ऐसे महाजनपदों का निर्माण हुआ था। कितने? 16 सिटी स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड। हाउ मेनी? 16 सिटी स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड। 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ था वंस अपॉन अ टाइम इन एंटिक्विटी, एंड एज अ पार्ट ऑफ द 16 महाजनपदास दैट वर एस्टैब्लिश्ड इन एंटिक्विटी, we will see that some of them will be fighting among themselves, leading to the creation of one big state that is the मगध सर, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद में से अल्टीमेटली मगध नाम का राज्य निकल के आया। इनफैक्ट हम मगध क्यों आया इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे कि वाई मगध इज एन आउटकम ऑफ द पॉलिटिकल बैटल्स, ओके। मगध का साम्राज्य नहीं बन पाता अगर बैटल्स ना लड़ी होती सर, ठीक है। अजातशत्रु करके एक राजा था, अजातशत्रु के साथ साथ अगर आपने नाम सुना होगा तो यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ द किंग बिंदुसार सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, या बिंबिसार, सॉरी नॉट माय बैड, ओके। बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयीन करके राजा था। या आपने नंद डायनेस्टी के राजाओं के बारे में सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ द धनानंद, महापद्मानंद, दे वर ऑल द रूलर्स ऑफ द नंद डायनेस्टी सर, ठीक है। दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट फॉर्मेशन एज वेल, उनका भी योगदान स्टेट फॉर्मेशन के अंदर आपको मिलेगा सर। खैर, तो कहानी क्या है सर, ठीक है, कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि मगध नाम का जो स्टेट है, आपके यहाँ पे जो मगध नाम का जो स्टेट था सर, ठीक है, उसके साथ की जो निर्माण है महाजनपद के अंदर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, पर अभी नहीं कर रहा हो। ये 16 महाजनपदों में दो प्रकार की राज्य व्यवस्था थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। We will find कि the 16 Mahajanpads, some of them were politically oligarchies
ओलिगार्की का मतलब क्या है सर? ठीक है, जहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि राज्य व्यवस्था के अंदर 4 से 5 डायनेस्टीज एक साथ मिलके सर, ठीक है ना, देयर विल बी 4 to 5 डायनेस्टीज कमिंग टुगेदर एंड दे विल बी ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म और रन द स्टेट सर, ठीक है। तो इसमें एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ करता था सर, ठीक है। पावर शेयरिंग एग्रीमेंट का मतलब यह है कि 4 से 5 वंश एक साथ इकट्ठा होकर सर एक राज्य को चलाएंगे। जैसे व्रज्जी करके किंगडम हुआ करता था, आपको पता होगा सर, ठीक है। व्रज्जी यूज्ड टू बी ए महाजनपद, बट उसके नीचे बहुत सारी डायनेस्टीज इकट्ठी होकर साथ में स्टेट को चला रही थी सर, ठीक है। या आप देखोगे शाक्यज आपको मिलेंगे, शाक्यज ऑफ कपिलावस्तु, है ना, कोडियाज ऑफ रामग्राम, द मल्लाज ऑफ द कुंदग्राम सर, ठीक है। तो ये सब आपके अलग अलग स्टेट्स आपको इस पीरियड के अंदर मिलते हैं, जिनके शासकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो देम बाय द नेम एज वेल सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो एक तो ओलिगार्की थी जहां पावर शेयरिंग आपको मिलेगा अलग अलग डायनेस्टीज को इकट्ठा करके सर, ठीक है। दूसरा, इसी पॉलिटिकल यूनिट्स के अंदर आपको मोनार्की का भी निर्माण देखने को मिलता है सर, ठीक है। तो भारत के इतिहास के समय पे हम जब बैटल्स की बात करेंगे, व्हेन विल बी ट्राइंग अबाउट द बैटल्स दैट चेंज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें वी नीड टू शो दैट कि इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हुई। जैसे महाजनपदों की बात करते हैं हम लोग सर, ठीक है। तो ये जो 16 के 16 महाजनपद बने, ये कैसे बने, क्या है सर, ठीक है। से लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द कुरु स्टेट, है ना। कुरु स्टेट का जो निर्माण है, दैट इज एन आउटकम ऑफ द मर्जर ऑफ द भारत एंड द पुरु वंश। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको भारत और पुरु वंश के बारे में पढ़ाया सर, ठीक है। ये दोनों के दोनों लेटर वैदिक पीरियड के अंदर स्टेट हुआ करते थे। बाय 600 BC इन दोनों का मर्जर हो गया, बोथ ऑफ देम मर्ज्ड एंड देयर मर्जर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कुरु स्टेट सर, ठीक है। वैसे ही व्रज्जी करके किंगडम आपको देख रहा है, यहाँ वैशाली उनका कैपिटल था। व्रज्जी में लिच्छावीज भी हुआ करते थे, व्रज्जी के अंदर और भी डायनेस्टीज आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। वैसे ही वत्स था, कुछ कुछ के अंदर आप देखोगे सिंगल स्टेट्स आपको मिलेंगे, पर घुमा फिरा के ये 16 महाजनपदों का इसी पीरियड के अंदर निर्माण हुआ। ये जो 16 महाजनपद थे सर, ठीक है, इनको बेसिकली बहुत सारी किताबों में लिखा गया है। जैसे बुद्धिज़्म की एक किताब है जिसका नाम है अंगुत्र निकाय सर, ठीक है। अंगुत्र निकाय के अंदर बेसिकली ये 16 महाजनपदों के नाम लिखे गए हैं। इसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वी विल ऑल्सो फाइंड कि जैनिज्म की एक किताब है भगवती सूत्र सर, ठीक है। इवन इन द भगवती सूत्र वी कम टू नो अबाउट द नेम्स ऑफ द 16 महाजनपद। अब मुझे आपको ये महाजनपद की कहानी नहीं बढ़ानी है, मुझे आपको बताना है कि इस समय के दौरान पॉलिटिकल बैटल्स कौन से हुए थे सर, ठीक है। ये पॉलिटिकल बैटल्स मूलतः से आप समझने की कोशिश करोगे छोटे राज्यों में भी होते हैं, बड़े राज्यों में भी होता है। जैसे छोटे गणसंघ हुआ करते थे, जैसे ओलिगार्की के रूप में अभी मैंने आपको बताया सर, ठीक है, दे वर कॉल्ड एज द गणसंघ। ये गणसंघों के अंदर भी लड़ाइयाँ होती थी। एक ही राज्य के अंदर 3-4 बेसिकली पॉलिटिकल डायनेस्टीज इकट्ठी होती हैं एंड इनके बीच में पावर शेयरिंग एग्रीमेंट था, तो भी ये लोग लड़ाई करते थे सर, ठीक है। ये लड़ाई सत्ता को लेके भी हुई है, ये लड़ाई नेचुरल रिसोर्सेज की, मैं ये कहूँगा कि शेयरिंग को लेके भी हुई है। ये लड़ाई जब हम लोग देखते हैं तो पॉलिटिकल एम्बिशंस के कारण भी हुई है, क्योंकि ये वो पीरियड था जब स्टेट ने टैक्स लेना शुरू कर दिया था। दिस वाज द पीरियड वेयर द स्टेट हैड स्टार्टेड टेकिंग टैक्सेस, ओके। ये टैक्सेस मूलतः से एग्रीकल्चर से आते थे, इसके लिए लैंड का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया था सर, ठीक है। तो बैटल्स बेसिकली लैंड के लिए हो रही थी कि जिसका जितना साम्राज्य उतनी ही बड़ी रेवेन्यू आएगी, जितनी बड़ी रेवेन्यू आएगी उतना ही राजा शक्तिशाली होगा, राजा शक्तिशाली होगा तो और बड़ा साम्राज्य होगा सर, ठीक है। तो मतलब ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस के रूप में आपको मिलेगा, है ना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो उसी प्रकार की कहानी आपको यहाँ पे भी मिलती है। यू विल फाइंड द सेम ओल्ड स्टोरी ओवर हियर एज वेल, ओके। ये सेम ओल्ड स्टोरी का मतलब ये है कि आपको ये इस प्रकार की एक पॉलिटिकल सिस्टम हमको यहाँ से मिल जाएगी सर, ठीक है। अब देखिए कि होगा क्या सर, है ना, कि बिकॉज ये गण संघर्ष हुआ करते थे, इसी में से ही वी विल सी कि बुद्ध का निर्माण हुआ सर, ठीक है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमको महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम या भगवान बुद्ध मिलते ही नहीं अगर ये बैटल ना होती सर, ठीक है। द बैटल्स दैट चेंज्ड इंडिया, मैंने आपको बताया हमारी ये नई सीरीज़ का नाम है कि भाई भारत में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं लड़ाइयों के कारण, और लड़ाई क्यों हो रही है उसके पीछे भी बदलाव हो रहा है सर, ठीक है। सो वी आर सीइंग फ्रॉम द पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल सर, ठीक है। अब इसमें ये 16 महाजनपद जो थे
उसमें अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे शक्या करके एक गणसंघ देखने को मिलेगा, दिख रहा है आपको सर, ठीक है। ये शाक्यास मूलतः से कोशाल के अंडर में आते थे। कोशाल यूज टू बी अ बिगर महाजनपद, है ना। कोशाल बेसिकली अयोध्या करके, श्रावस्ती अयोध्या में उनका किंगडम था। यू विल फाइंड प्रसन्नजीत करके एक राजा हुआ करते थे कोशाल में। प्रसन्नजीत की एजुकेशन हुई थी वहाँ, क्या कहते हैं, अपने तक्षशिला के अंदर, है ना। इनफैक्ट तक्षशिला इटसेल्फ वाज अ महाजनपद, ओके। तक्षशिला आप देखोगे तो वो भी आपका अलग से एक महाजनपद देखने को मिलेगा सर, ठीक है। तो गांधार जो महाजनपद है उसका कैपिटल था। ऊपर नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कंबोज करके एक महाजनपद देखने को मिलेगा यहाँ पे सर, ठीक है ना। तो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट ट्राई टू जूम इन आउट सर, ठीक है। तो ये देखोगे तक्षशिला मिलता है, यहाँ आपको कंबोज मिलता है। दिस आर ऑल द प्लेसेस जो महाजनपद के प्रकार के रूप में हमको यहाँ से मिल जाएंगे सर। खैर, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर क्या हुआ कि बुध हमको बुध के रूप में क्यों मिले हैं, उसके पीछे का कारण महाजनपद है सर, ठीक है। बुध हमको बुध के रूप में क्यों मिले हैं, उसके पीछे का कारण अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो महाजनपद है। अब आप मुझे पूछोगे ऐसा कैसे हो गया सर, ठीक है। तो मैंने बताया कि भारत में बहुत सारे छोटे बड़े गण संघ थे, जैसे शक्यास थे कपिलावस्तु के, लिच्छावी थे वैशाली के, मल्ल वंश हुआ करता था पावापुरी नाम की जगह से सर, ठीक है। एक और मल्ल आप देखोगे तो कुशीनगर के अंदर आपको मिलेगा। कोड़िया करके एक वंश था रामग्राम के अंदर सर, ठीक है। आपको इस समय के दौरान मौर्या मिलते हैं पीपल हाव के अंदर से। पीपल हाव बेसिकली आज के यूपी वाले रीजन के अंदर आपको मिला है। विदेहा करके एक स्टेट मिलता है राजा जनक, जहाँ से थे मिथिला करके राज्य था सर, ठीक है। और इसके साथ साथ आप समझने की कोशिश करोगे कुंदग्राम करके एक जगह थी जहाँ से जनांत्रिकाज आए, वही कुंदग्राम, जिसकी सिग्निफिकेंस अगर आपको जानकारी होगी तो इम्पोर्टेंट ये थी कि वहाँ से सिद्धार्थ गौतम के जो कंटेम्प्रेरी थे भगवान महावीर, उनकी फैमिली बिलोंग करती थी सर, ठीक है। तो ये जितने भी महाजनपद है ये छोटे बड़े गणसंघों के अंदर बटे हुए थे सर, ठीक है। दे वर ऑल डिवाइडेड इनटू गणसंघास। अब मुझे आपको ये सबके सब गणसंघों की इतिहास नहीं बढ़ानी है, पर मुझे आपको ये पढ़ाना है कि कोड़िया करके बेसिकली एक गणसंघ था सर, ठीक है। शक्यास करके एक और गणसंघ था। ये दोनों के दोनों आते थे कोशाल नाम के महाजनपद के अंडर में सर, ठीक है। They were under the political domination of the Koshal. Koshal used to be a very important state and very powerful state, having two capitals at Ayodhya and Shravasti as well, है ना। तो इसमें बेसिकली कभी कभी लड़ाई होती थी, तो लड़ाई के परिणाम स्वरूप as an outcome of battles we will get that the dynasties will be fighting among themselves, okay, है ना ये, और they will establish dual capitals, okay। जैसे इस पीरियड के अंदर आप समझने की कोशिश करोगे, उज्जैन और महिष्मती करके दो कैपिटल हुआ करते थे अवंती के पास सर, ठीक है। तो आपको कभी कभी आता है कि भाई ये टू कैपिटल्स कौन से स्टेट के थे, तो अवंती और कोशाल को याद रखते हैं। और भी एक दो स्टेट थे जिनके पास ड्यूअल कैपिटल की सिग्निफिकेंस आपको मिल जाएगी सर। खैर, बट उसके अंदर ना जाते हुए लेट अस नॉट गो इनटू दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बट लेट अस ट्राई टू सी कि अब यहाँ फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा सर, ठीक है। अब हुआ क्या, व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ बहुत सारे गणसंघ थे, इसमें कोड़ियास और शक्यास के बीच में लड़ाई होती है। हमको सिद्धार्थ गौतम के रूप में ना मिलते अगर लड़ाई ना होती इनके बीच में सर, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों बाजू बाजू में ही है सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। कोड़ियास एंड द शक्यास आर नियर टू ईच अदर ओनली, दे आर नॉट फार ऑफ फ्रॉम ईच अदर, है ना। ये एक दूसरे से अलग नहीं है सर, ठीक है, बहुत नज़दीक के रीजन के अंदर ही आपको मिलेंगे। इन दोनों का किंगडम आज के नेपाल में हुआ करता था सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। द शक्यास एंड द कोड़ियास बोथ हैड देयर किंगडम इन नेपाल ओनली, एंड इनके बीच में एक नदी जाती थी जिसका नाम था रोहिणी रिवर। नाम याद रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है सर, ठीक है। ये रोहिणी नदी अल्टीमेटली बुध का निर्माण करती है। अब आप मुझे पूछोगे कैसे सर, ठीक है। तो कहानी ये है कि दोनों गणसंघ थे, दोनों के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम चलती थी, इनके अंदर से डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती थी। शक्यास और कोड़ियास के बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे। बुध की मदर वहाँ से बिलोंग करती थी बाय द वे सर, ठीक है। बुध खुद शक्य वंश के थे, जो सिद्धार्थ गौतम की बात कर रहे हैं हम लोग सर, ठीक है। उनके फादर का नाम शुद्धोधन और मदर बेसिकली लोक महादेवी सर, ठीक है। वो कोड़िया से बिलोंग करती थी। रोहिणी नदी को लेके इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली यू विल फाइंड कि इतना भारी हो गया तो बुध को लग रहा था कि उनका पूरा ननिहाल डूब जाएगा, क्योंकि उनकी मदर वहाँ से थी। डूबने का मतलब ये था कि इनके बीच में लड़ाई बड़ी हो जाती शक्यास और कोड़ियास के बीच में, और लड़ाई का परिणाम शायद तक ये हो सकता है कि एवरीथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना। सब कुछ साम्राज्य ध्वस्त हो जाता,
है ना, कहानी कहाँ की हो जाती, ऐसी सब बातें हो रही है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये शाक्याज और कोरियाज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और एक बार शाक्य गण संघ के जितने भी लीडर्स थे ये सब के सब इकट्ठे हुए। ये इकट्ठे होने के बाद डिसाइड करते हैं कि आज हम लोग कोरियाज को ख़त्म कर देंगे। अब बुद्ध को ये जीवन के अंदर बहुत जिज्ञासा हुई, सिद्धार्थ गौतम को बेसिकली जीवन में बहुत जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा क्या थी कि आदमी क्यों लड़ाई करता है, वाई पीपल कीप ऑन फाइटिंग, ओके, वाई एज अ ह्यूमन रेस हमारा जन्म हुआ है शांति से रहने के लिए, एक दूसरे के दुख को सेटल करने के लिए, एक दूसरे के दुख को दूर करने के लिए, और यहाँ हम हैं जो लड़ाई के ऊपर लड़ाई किए जा रहे हैं। ऑन वन साइड इट इज़ एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन इट इज़ अवर ड्यूटी टू हेल्प ईच अदर्स, इट इज़ अवर ड्यूटी टू मेक श्योर कि हम एक दूसरे को मदद करके आगे चले सर, ठीक है। यहाँ उल्टी कहानी हो रही है, यहाँ सिचुएशन काबू के बाहर चली गई है सर, ठीक है, वेयर वी कीप ऑन फाइटिंग अमंग आवरसेल्व्स सर, ठीक है। तो हमारे बीच में लड़ाई ना हो, वी डू नॉट फाइट, इवेंचुअली हमारे बीच में संघर्ष ना हो, ठीक है, उसी का ही परिणाम आपको यहाँ से देखने को मिलेगा सर, ठीक है। और आखिर में इसका परिणाम क्या मिलता है, व्हाट डू वी गेट ओवर हियर सर, वी कम टू नो दैट सिद्धार्थ गौतम को जब ये मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि हम क्यों लड़ाई करें, हमारी खुद की डायनेस्टी के साथ लड़ाई क्यों करें, उनको जब उसका सच्चाई नहीं पता चल रही है, या इज़ नॉट एबल टू गेट द रियलिटी ऑफ लाइफ सर, ठीक है। ही इज़ बिन आस्किंग टू हिज फैमिली, ही इज़ बिन आस्किंग टू हिज फ्रेंड्स, ही इज़ बिन आस्किंग टू हिज ब्रदर्स, ही इज़ बिन आस्किंग टू हिज गुरु एज वेल सर, ठीक है, बट ही वॉज नॉट एबल टू गेट द क्लोज रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना, वो जीवन का सत्य नहीं समझ पा रहे थे कि लड़ाई क्यों हो रही है। ये लड़ाई का परिणाम ही था कि सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ दिया। आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा कि बुद्ध ने 4 दुख देखे थे जीवन के अंदर सर, ठीक है ना, समझे। आपने ये देखा होगा कि बुद्ध ने एक बार अपने साथी चन्ना के साथ जा रहे थे और बुद्ध बेसिकली एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, शायद तक आप देखने की कोशिश करोगे तो बुद्ध एक साधु को देखते हैं, असेटिक को देखते हैं सर, ठीक है, संत को देखते हैं। बुद्ध शायद तक एक सिक पर्सन को देखते हैं, सिक पर्सन को देखने के बाद मतलब थोड़े बीमार व्यक्ति थे, और बुद्ध एक डेड बॉडी को देखते हैं, और उसके बाद उनके जीवन के अंदर सवाल आया कि जीवन की रियलिटी क्या है, और जीवन की रियलिटी क्या है इसको देखने के लिए, इसको परखने के लिए बुद्ध ने संसार त्याग दिया। सही की गलत सर, ठीक है। इसी को ही महाभिनिष्कर्म कहा गया है। एक्चुअली महाभिनिष्कर्म बेसिकली बुद्ध ये 4 घटनाओं के कारण तो करते ही है, पर बुद्ध का महाभिनिष्कर्म करने का पीछे का एक कारण ये था कि उनकी फैमिली के अंदर लड़ाई चल रही थी। और ये लड़ाई क्यों चल रही थी, उनके फादर की डायनेस्टी शक्य डायनेस्टी और उनका ननिहाल, उनकी मदर की डायनेस्टी कोरियास, इनके बीच में नदी को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, रोहिणी रिवर को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। बुद्ध का मन बेसिकली प्रशासन के अंदर से, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से, राजाशाही से उठ गया था। उनको ये फील आ रही थी कि क्यों हम लड़ाई करें, एक इंसानों के रूप में हमने क्या कुछ जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं पाया है, या हमने बेसिकली ऐसा क्या कर दिया है कि वी कीप ऑन फाइटिंग आवरसेल्फ, हम कंटिन्यूसली एक दूसरे को साथ लड़ के क्या अचीव कर पाएंगे सर, ठीक है, व्हाट वी विल अचीव आफ्टर फाइटिंग बिटवीन आवरसेल्व्स, ओके। तो इसी का ही परिणाम हमको मिलता है, इसी का ही एक आउटकम हमको देखने को मिलेगा, वेयर बुद्धा अलोंग विद द शाक्याज और कोरियाज के बीच में लड़ाई ना हो, साथों साथ जीवन के 4 दुख उन्होंने देखे थे और संसार त्याग दिया। और संसार त्याग दिया तो फिर बुद्ध के रूप में हमको मिलते हैं। इनफैक्ट उन्होंने संसार त्यागा, इसके बाद शाक्याज और कोरिया के बीच में लड़ाई भी नहीं हुई। आफ्टर ही रिनाउंस द वर्ल्ड, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आफ्टर हिज रिनाउंसेशन ऑफ द वर्ल्ड वी डू गेट श्योरिटी कि नाउ देयर विल बी नो मोर फाइट्स, ओके। इनके फैमिली के अंदर लड़ाई नहीं होती है सर, ठीक है। तो बैटल्स दैट चेंज्ड इंडिया, महाजन पदों की लड़ाइयों में से हमको सिद्धार्थ गौतम मिले हैं। बुद्ध हमको ना मिलते अगर गणसंघों के बीच में लड़ाई ना होती महाजन पद के अंदर। ये जो 16 महाजन पद बने थे, ये 16 महाजन पदों के अंदर से जो शाक्य गणसंघ था और कोरिया गणसंघ था, इनके बीच में जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी वो ना हुई होती तो बुद्ध ना मिलते, बुद्ध भगवान के रूप में एस्टैब्लिश ना होते। हो सकता है कि एक टीचर के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में उस पीरियड में अपनी समाज को सलाह ना देते। उनको क्यूरियोसिटी होती है सत्य जानने की, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। उनको लग रहा था कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो सब रियलिटी शायद नहीं है, दैट इज़ नॉट द रियलिटी, एंड दिस क्रिएटेड द बेसिस फॉर हिज आई कैन से द डेवलपमेंट ऑफ ट्रुथ। एक ऐसा फैक्टर निकल के और वहाँ से ही यू विल फाइंड की कहानी बदल जाती है सर, ठीक है। तो ये एक कहानी थी सिद्धार्थ गौतम की
तो बैटल्स दैट चेंज इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि इसमें शक्यस और कोरियास की कहानी को बहुत याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शक्य और कोरिया की कहानी इनफैक्ट है ना बहुत किताबों में नहीं लिखी गई है। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि बुद्ध ने संसार त्यागा था, उसके पीछे का कारण ये 4 था, उन्होंने ये 4 वस्तुएं देख ली थी एंड दिस क्रिएटेड अ क्यूरियोसिटी इन हिज माइंड एंड ही लेफ्ट हिज वर्ल्ड। खैर भाई, कोई डेड बॉडी, सिक पर्सन, असेटिक और ओल्ड मैन को देख के इतनी भी क्यूरियोसिटी क्यों होगी कि वो संसार त्याग दे सर, ठीक है। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किताब लिखी है बुद्धा एंड हिज धम्मा। कौन सी किताब है याद रखेगा सर, ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा और उनका धम्म। इसके अंदर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने संसार क्यों त्यागा था। त्यागने के पीछे का कारण एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था, एक लड़ाई थी सर। खैर चलिए सर, ठीक है। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हमने बेसिकली देखा है कि लड़ाइयों का महत्व भारतीय इतिहास में क्या रहा है सर, ठीक है, समझे। जैसे अशोक अल्टीमेटली आप देखोगे कलिंग के युद्ध के बाद वो अपना हृदय परिवर्तन करता है और अशोक ने अपना धम्म का प्रचार करना शुरू किया। वैसे ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि शक्य और कोरिया वंश के युद्ध के बाद बुद्ध के रूप में अपने आप को परिवर्तित करेंगे सर, ठीक है। तो ये कहानी थी बुद्धिज़्म के रिलेटेड, उसका एक बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा था। इसमें और भी कहानी, इसमें और भी इंफॉर्मेशन और भी स्टोरी लाइन ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आज आपको स्टॉप करूँगा। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने लड़ाई के अंदर पूछा था ऋग्वेद और आर्यंस के बीच में सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि वॉरफेयर के पर्सपेक्टिव से सवाल आया है। मुझे काफ़ी बच्चों ने कल एक सवाल पूछा था कि सर ये बैटल्स का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि देखो 100% तो हम थीमेटिक स्टडी ज़्यादा कर रहे हैं, वी आर डूइंग मोर ऑफ अ थीमेटिक स्टडी, बट इवन उसके अंदर भी यूपीएससी का 1-2 सवाल फंस जाएगा। मैं आपको हर एक क्लास में 1-2 सवाल करवाऊंगा, चिंता मत करिए। जैसे ये 2017 की प्रीलिम्स में आया था और आपको पूछा है कि विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द ऋग्वेदिक कल्चर एंड इंडस पीपल्स, है ना, ऋग्वेदिक पीरियड और इंडस सभ्यता के बीच में जो अंतर है उसके दृष्टिकोण से आपको बताना है। स्टेटमेंट दिया गया है ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन द वॉरफेयर, मतलब बैटल्स के अंदर इन्होंने हेलमेट वेलमेट का उपयोग किया था, काइंड ऑफ आप देखोगे तो इन्होंने एक बख्तर का उपयोग किया था, कोट ऑफ मेल, है ना। Whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence using them, sir, ठीक है, getting my point। दूसरा है कि ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, whereas the Indus people only knew iron and copper, sir, ठीक है। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि ऋग्वेदिक आर्यंस has domesticated the horse, where there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal, sir, ठीक है ना, कि इंडस पीपल को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, इसकी बात की गई है सर, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है सर, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस एंड द इंडस पीपल के बीच में, ओके। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ऋग्वेदिक आर्यंस के समय पे आपको कोट ऑफ मेल और हेलमेट के एविडेंसेस मिले हैं सर, ठीक है, यस आपको मिले हैं, इवन लिटरेचर के अंदर से भी मिले हैं, साहित्य के अंदर भी भर भर के आपको पता चल रहा है सर, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन के अंदर आपको कोई एविडेंसेस मिले हैं? नहीं मिले हैं, नाइदर एनी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और लेटर, तो दिस इज करेक्ट, ओके। इनके बीच में डिफरेंस के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करोगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड एंड कॉपर, वेरएस इंडस पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। अब देखिए कि आयरन के ट्रेसेस तो मिलते ही नहीं है इंडस सिविलाइजेशन में, बहुत ही लेटर पीरियड में बहुत ही स्कैर्स ट्रेसेस आपको आयरन के मिलेंगे, पर वो भी नॉन रेलेवेंट है, दे आर नॉट दैट मच रेलेवेंट, ओके। तो ये तो गलत हो गया सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तीसरा है ऋग्वेदिक आर्यंस हैज डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, यस हॉर्स के थ्रू ही लड़ाई होती थी सर, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ होता था, बैटल्स होती थी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल, ये सही है सर, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, यूपीएससी ये स्टेटमेंट को सही मानता है। अगर आप किताब के अंदर से देखोगे तो आपको एक जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम है सूरकोटड़ा। सो इन दिस प्लेस कॉल्ड सूरकोटड़ा we do get evidences of some kind of horse being domesticated by the Harappans, but UPSC does not consider it, okay.
तो यूपीएससी इसको सही मानता है। तो सेकंड गलत है, 1 and 3 आर करेक्ट। आई गेस राइट आंसर आपका सी आएगा सर, है ना, समझे। तो इस प्रकार के सवाल भी आए हैं वॉरिंग पर्सपेक्टिव से, ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से सर, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। लेट अस कंक्लूड कि बुद्ध क्यों बुद्ध बने, पॉलिटिकल यूनिट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बैटल्स के द्वारा भारत में राजकीय बदलाव होता है, और अल्टीमेटली नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो मैं आपको विदेशी आक्रमणों के बारे में बताऊँगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पर्शियन इन्वेजन के कारण भारतीय इतिहास में बदलाव हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रीक इन्वेजन के कारण भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव हुआ सर, ठीक है ना। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ द पर्शियन एंड द ग्रीक इन्वेजन विल बी क्रिएटिंग अ बिग चेंजेस ऑन द इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड सोसाइटल सिस्टम। आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आपको सेशन ठीक लगे तो आप ज़रूर से हमारे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर अपना अनुभव शेयर कर सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड PN Live। आई विल बी वेरी मच ग्रेटफुल टू यू एंड इनफैक्ट बहुत मज़ा आएगी, हम आपके साथ लाइव क्लासेस के अंदर भी जुड़ेंगे। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करेंगे, आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी को पूर्ण रूप से कंप्लीट कराएंगे सर, ठीक है। जुड़िए हमारे साथ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज यहाँ से विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ अगली बार आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।